10 तक। थोड़ा सा एक सुबह मीटिंग है तो उसके लिए जल्दी जाना होगा। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके, ठीक है। तो हम कल बात कर रहे थे कि हमारे जो कृषि उन्नति योजना है, या जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी दूसरा नाम दिया गया था, वो स्कीम है क्या, उस स्कीम के क्या भूमिका है। तो वो स्कीम एक हमारी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंदर जो छोटी छोटी स्कीम्स हैं, 11 स्कीम्स जो कृषि से रिलेटेड 11 दूसरी स्कीम्स हैं, उनको इस स्कीम के अंदर मर्ज कर दिया गया। इस स्कीम के अंदर उसे मिला दिया गया, छोटी छोटी अलग अलग स्कीमों को। जिसमें से कल हम जो आखिरी चर्चा कर रहे थे, वो ये तीसरे नंबर की स्कीम है, जिसका नाम है तो ये 11 स्कीम्स हैं अलग अलग, जिनको इसमें मिलाया गया। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो हॉर्टिकल्चर है उसका इंटीग्रेट को हम समेकित बोलते हैं शायद, समेकित विकास के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इसको मिलाया गया। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हम इस पर कल बात कर रहे थे, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे थे। जो सस्टेनेबल शब्द है, इसका एक आज विकास के संदर्भ में एक विशेष इस्तेमाल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सतत विकास हिंदी में अगर हम इसको बोले, सतत विकास, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, अनइंटरप्टेड, ऐसा विकास जो अनइंटरप्टेड हो, सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक चलाया जा सके। तो ऐसा विकास और ऐसा एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमें उसकी शुरुआत करनी होगी। तो इसके लिए ये मिशन काम करता है, और जिसमें जितनी अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, एग्रो इकोलॉजी की प्रैक्टिसेस है, इनको अपनाए जाने का की कोशिश है। और इसको अलग से हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या अलग अलग चीजें आती है। पर मोटे तौर पे इतना जरूर समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बाद सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ठीक, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कृषि के विस्तार के लिए स्कीम काम करती है कि जो कृषि है उसका विस्तार हो, किस तरीके के एक्सटेंशन मैकेनिज्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, जो बीज हैं और प्लांट्स हैं उनके लिए ये मिशन काम करता है, जिससे कि जो बीजों की क्वालिटी है वो सुनिश्चित की जा सके, अच्छे बीज की, अच्छे मटेरियल की क्वालिटी सुनिश्चित की जा सके। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, ठीक है, कृषि के मशीनीकरण के लिए ये स्कीम काम करती है, ताकि छोटे और मझोले जो किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको मशीनीकरण का लाभ मिल सके। आज के समय में मशीनीकरण हमारे भारत में बहुत कम है। सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन, ठीक है, हो गया यहाँ पे। तो प्लांट क्वारंटाइन, ये प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है, ये शब्द अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, पहले बहुत कम लोग जानते थे। व्हाट इज क्वारंटीन? सर किसी समय के लिए कोई भी चीज को मतलब सर सर एक वो ऐसा स्थान होता है जहाँ मतलब मतलब इन इंसानों को वहां पे सुरक्षित रखा जाए जिससे दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में वो ना आए।
नहीं, ये आइडिया नहीं होता। प्लांट क्वारंटीन का मूल विचार है, ये बेसिकली किसी भी तरीके की बीमारी से लड़ने का एक एपिडेमियोलॉजिकल टूल है। व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? महामारी। हाँ, महामारी का साइंस, उसका अध्ययन करना। ठीक है, किस प्रकार से बीमारियां फैलती हैं और कैसे हम उन्हें रोक सकते हैं। बेसिकली बीमारी को जब हम पढ़ते हैं, खासतौर में इन्फेक्शियस डिसीज, तो ये एपिडेमियोलॉजी एक विषय है जो विषय इसी पर काम करता है कि कैसे हम बीमारियों को रोक सकते हैं। तो जो क्वारंटीन है ये एक एपिडेमियोलॉजिकल टूल है, एक एपिडेमियोलॉजी का ही टूल है। और इस टूल के माध्यम से हम क्या करते हैं कि हम बीमारियों के प्रसार को, उसके वैज्ञानिक अध्ययन को, ठीक है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, एपिडेमियोलॉजी का, उसका विज्ञान समझते हैं किसी भी बीमारी का, और उसके अनुरूप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। क्वारंटीन में ये किया जाता है कि हर बीमारी, जिस भी बीमारी को हम जानते हैं आज के समय, हम कोरोना या किसी भी बीमारी को, A to Z जितनी भी बीमारियां हैं, उनको रोकने का हमारे पास एक क्या तरीका हो सकता है, कैसे हम किसी बीमारी को रोक सकते हैं, ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है। तो बीमारी कोई भी होती हैं, उनके या तो इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस रीजंस होते हैं। तो अभी केवल हम इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा होने वाली बीमारियों की बात करते हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, और इन्फेक्शियस एजेंट्स के द्वारा बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, इनके द्वारा जो बीमारियां होती हैं उनका एक खास पैटर्न रहता है। तो उस पैटर्न को समझा जाए और उसको रोका भी जा सकता है यदि हम उस पैटर्न को बिना दवाइयों के भी हम बीमारियों का प्रसार रोक सकते हैं। क्वारंटीन में यही किया जाता है कि क्वारंटीन, हमें ये पता है कि एक बीमारी एक से दूसरे को फैलेगी, दूसरे से 10 लोगों को फैलेगी, और उनसे ये ऐसे मल्टीप्लाई करती जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ये मल्टीप्लाई और इस तरीके से एक्सप्लोड करती है। अगर ये बीमारी यहाँ फैल रही है और मैं यहाँ पर इसका ट्रांसमिशन इंटरप्ट कर दूं किसी तरीके से, ये ड्राइंग मुझे लग रहा है दिख नहीं रही होगी, अगर यहाँ किसी तरह से इसका ट्रांसमिशन रोक दिया जाए तो ये सारे लोग बीमारी होने से बच जाएंगे। अगर अर्ली स्टेज में बीमारी का ट्रांसमिशन रोक दिया जाए तो वो लोग बच जाएंगे। और क्योंकि एक इन्फेक्शियस एजेंट है, अगर उस एक संपर्क में आने से फैलता है, जैसे कोरोना है, संपर्क में किसी जो मरीज है उसके संपर्क में आने से ही फैलेगा। तो हमें उसके संपर्क में आए हुए सभी लोगों को यदि हम आगे किसी के संपर्क में आने से रोक दें, यहाँ हम एक दीवार खड़ी कर दें, ये व्यक्ति इसके संपर्क में आया, हमने एक यह दीवार खड़ी कर दी और उसको किसी भी संपर्क में आगे आने वाले लोगों के संपर्क से बचा लिया। ये बेसिक आइडिया होता है क्वारंटीन का, सभी लोग इसको समझते भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये क्वारंटीन कैसे किया जाए, मतलब हमारे को संपर्क रोकना है। यदि कोई व्यक्ति किसी के संपर्क में आया, बीमार व्यक्ति के संपर्क में आया है, और बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने के तुरंत बाद हमें वो बीमारी हो जाती है, मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति बीमार नहीं व्यक्ति, सर, उसका डेवलपमेंट का पीरियड होता है। उसको कुछ समय लगता है। किसी भी बीमारी, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को किसी दूसरे के शरीर में, ए बीमार व्यक्ति है और इस बीमार व्यक्ति के संपर्क में बी आया। अब ये बी व्यक्ति तुरंत बीमार नहीं पड़ जाता है, ठीक है। इसकी दो संभावनाएं हैं। अगर हम किसी के संपर्क में आते हैं, हो सकता है वो बीमारी हमें हो सकता है संपर्क में आने के बावजूद हम बीमार ना पड़े, ठीक है। तो हो सकता है ए व्यक्ति के संपर्क में 2 लोग आए, बी और सी बीमार पड़ गया, बी बीमार नहीं पड़ा। ऐसा क्यों होगा? इम्यूनिटी के बेसिस पे हो सकता है। इम्यूनिटी बेसिस पर हो सकता है वो इन्फेक्शियस एजेंट उसने एक्वायर किया ही ना हो,
ये भी कारण हो सकता है। वो उसके उसमें आया, वो उसके संपर्क में नहीं आया इन्फेक्शियस, तो हम क्योंकि वो दिखते नहीं है इन्फेक्शियस एजेंट, हमें पता नहीं चल सकता। दूसरा, अगर मान लीजिए संपर्क में आया भी पर बी की इम्यूनिटी सी से बेहतर थी, तो इस कारण भी वो उससे बीमार होने से बच सकता है। ये जो बीच का समय होता है, जितना समय लगता है इस चीज को पता करने में, इस बीमारी को दूसरे के शरीर में पनपने में, उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। मतलब किसी बीमारी को जनित होने में, उसके इफेक्टिव होने में जो समय लगता है, अलग अलग बीमारियों का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड है। 3 से 7 दिन आमतौर पर जितने ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, कुछ के इससे कम भी होते हैं और कई 14 दिन तक भी रहते हैं, पर लगभग काफी बीमारियों में 5-7 दिन का समय रहता है जब वो व्यक्ति जो है खुद बीमार पड़े। दूसरा, बीमारियों की एक और क्वालिटी होती है कि बीमारियां जो है अर्ली स्टेज में, जब किसी आदमी को, जैसे सी नाम के आदमी को बीमारी होती है, तो ये अर्ली स्टेज में, यानी कि जब इसे लक्षण भी नहीं आए होंगे, जब इसे खुद भी नहीं पता होगा, तब ये भी इन्फेक्शियस हो सकता है ये इन्फेक्शन फैलाने लगे और इसको खुद ही ना पता हो, इसको अभी लक्षण भी नहीं आए, यस सर। बीमार नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, पर ये बीमारी के कीटाणुओं को, इन्फेक्शियस एजेंटों को फैला रहा है। तो हम कैसे इस बीमारी को ए से सी और बी को होने से रोक सकते हैं? हमारे पास क्या तरीका है? एक तरीका तो एक ये हो सकता है, जिसको लक्षण आए उन क्वारंटाइन लोगों को सबको ठीक किया जाए, उनको इलाज किया जाए, पर उसमें क्या होता है, वो तब तक और लोगों के संपर्क में आ गया होगा, वो औरों को फैला देगा, ये 2 औरों को कर दिया इसने, तो ऐसे ये चेन फैलती जाती है। हो सकता है बी को हुआ नहीं तो ये किसी को आगे फैलाएगा भी नहीं। अब हम कर क्या सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि यहाँ एक दीवार खड़ी कर देते हैं। ठीक है, ये दीवार किस चीज की है? ये क्वारंटीन की दीवार है। हम ए के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान करते हैं कि ए के संपर्क में कितने लोग आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, 50 आए, 1 आया, जितने भी ये लोग होते हैं जो इसके संपर्क में आए, ए के संपर्क में आए, और ये हमें पता है कि ए बीमार है, तो ए के जितने लोग संपर्क में आए, उन सबको हम इस अवधि तक, कितनी अवधि तक? उसके इंक्यूबेशन पीरियड तक, जैसे 7 दिन भी हो सकता है, 14 दिन भी हो सकता है, ठीक है, और लेट तक, ये आखिर तक, लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड कब तक है, तब तक उनको। और यहाँ पर हम ये नहीं देखते हैं कि वो बीमार है या नहीं है, वो बिल्कुल फिट रहता है क्वारंटीन में। और दूसरा एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, जिसमें हम बीमार हुए आइसोलेशन। आइसोलेशन, यस, आइसोलेशन में यही फर्क होता है। आइसोलेशन होता है जब कोई व्यक्ति बीमार हो चुका होता है, उसे आइसोलेट किया जाता है। क्वारंटीन होता है एक प्रिवेंटिव मेजर है, हमें पता नहीं है, हो सकता है वो आदमी ठीक रहेगा, पर हम उसे 14 दिन के लिए बंद कर देते हैं एक जगह पर कि भाई आप इसी कमरे में रहो और किसी दूसरे आदमी के संपर्क में मत आओ, क्योंकि आप किसी और के संपर्क में आओगे, वो बीमार होगा, फिर उससे आगे लोग बीमार होंगे, तो उसको बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग कर देते हैं। पर ये आइसोलेशन से डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ कोई बीमार नहीं है अभी। हो सकता है हमें ए को आइसोलेट करना पड़े क्योंकि वो बीमार है, इलाज तो उसका भी करेंगे, उसे आइसोलेट कर देंगे, और जो उसके संपर्क में लोग आए उनको क्वारंटीन कर देंगे। तो ये क्वारंटीन का कंसेप्ट है। क्वारंटीन एक तरीके का प्रिवेंटिव आइसोलेशन है कि अभी बीमारी हुई भी नहीं है, पर इस रिस्क को ना लेते हुए, क्योंकि ये एक रिस्क भी है, हम ये सोचेंगे कि भाई अगर बीमार पड़ेगा तो अलग करेंगे, तब तक इट्स टू लेट, तब तक वो और बहुत सारे लोगों को बीमारी फैला चुका है। तो ऐसे जितने भी बड़ी बीमारियां हैं उनको रोकने का, महामारियों को रोकने का, ये क्वारंटीन बहुत अच्छा टूल है। खासतौर पर तब तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जब कि ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं होती थी, जब वैक्सीन नहीं बनी थी, तो क्वारंटीन के माध्यम से ही हम
लोगों को इस बीमारियों के प्रसार को रोक सकते थे। आज भी हमने सबको पता है कि कितना महत्वपूर्ण है क्वारंटीन। अब ये प्लांट क्वारंटीन की बात कर रहे हैं हम। प्लांट क्वारंटीन ये क्या चीज होती है? पौधों को कैसे क्वारंटीन करेंगे? सर ये सीड वॉल्ट से रिलेटेड है क्या? हम्म। जो सीड वॉल्ट नॉर्वे में है। नहीं, सीड वॉल्ट अलग चीज है। सीड वॉल्ट सर प्लांट सर प्लांट क्वारंटाइन इज टेक्निक फॉर एंश्योरिंग डिजीज। प्लांट क्वारंटीन वही चीज है जो हम ह्यूमन क्वारंटीन में कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट क्वारंटीन वही चीज है, या प्लांट प्रोटेक्शन हमने बात की थी। जैसे इंसानों के अंदर बीमारियां हैं, जैसे जानवरों के अंदर बीमारियां हैं, प्लांट के अंदर भी अपनी बीमारियां हैं। और ये बीमारियां विशेष रूप से यदि बाहर से आई होती हैं, जो बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक। कुछ बीमारियां तो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे भारत में जो, जैसे अभी ये वेरिएंट्स की बातें चल रही हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, ठीक है। तो ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन वेरिएंट आएगा, आने की जिसकी संभावना है, क्योंकि भारत में या किसी देश में जो वेरिएंट मौजूद नहीं है, वो जो है बहुत तेजी से फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ उसके लिए खाली मैदान है, खुला मैदान है, उसके बाद खाली जगह है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारियां होती हैं, उनके लिए यहाँ खाली जगह नहीं होगी। पता चलेगा वो बीमारी यहाँ लोगों के अंदर मौजूद है, कुछ लोगों के अंदर मौजूद है, और इम्यूनिटी भी कुछ हद तक मौजूद रहती है। तो ऐसे ही यही काम हम जो अभी हम इंसानों में कर रहे हैं कोरोना को रोकने के लिए, उसी काम को हम पौधों में भी कर सकते हैं, पौधों में भी करते हैं, ताकि पौधे बाहर से कोई बीमारियां ना लेकर आए, ठीक। तो इसको प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन करते हैं, जिससे कि नए तरीके के इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज, वीड्स, ये सब यहाँ ना आ सके, हमारे देश में कम से कम आए, नए तरीके के बाहर से आने वाले उनका रोका जा सके। इसके बाद अगली जिस स्कीम को जो ऐड कर दिया गया है इसमें, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल सेंसस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अगला है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, ठीक है। हमारे को ऐसी योजना बनानी है जो कृषि के अंदर सहयोग ला सके, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स हमारे लिए। फिर एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ए, एग्रीकल्चर का जो ई गवर्नेंस प्लान है उसको इसके अंदर जोड़ा गया है। तो इन 11 स्कीम्स को जोड़कर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन को, जो हरित क्रांति है, एक प्रकार का वर्जन 2 भारत के अंदर में शुरू किया जा सके। तो ये हमारी जो कृषि से संबंधित योजनाएं हैं उनकी एक अम्ब्रेला स्कीम बनी है, और 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इससे संबंधित कोई सवाल? तो कृषि से संबंधित आगे बढ़ते हैं। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक, हम कल भी किसी ने इस पर बात की थी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अलग अलग बात होती है। ऑर्गेनिक खेती और सस्टेनेबल खेती ये अलग अलग चीज है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उद्देश्य है कि हमें कैसे क्लाइमेट चेंज से और क्लाइमेट चेंज के कारण जो कृषि पर प्रभाव पड़ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, ये उद्देश्य है हमारे सर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का उद्देश्य है कि हम ऐसी खेती को बढ़ावा दें जो रसायनों मुक्त हो। रसायन, क्योंकि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, दो तरीके की हमने खेती करना, ऐसा तो नहीं है कि पिछले 50 सालों में या 100 सालों में ही शुरू किया है।
नो सर। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले भी इंसान खेती कर ही रहा था, ठीक है, हम खेती हजारों साल से कर रहे थे। अच्छा, 50 साल या 100 साल पहले कोई इंसेक्टिसाइड नहीं होता होगा, है ना, मतलब कम से कम रासायनिक इंसेक्टिसाइड नहीं इस्तेमाल किया जाता होगा। 100 साल पहले की जो खेती होती थी, उस खेती में किसी भी प्रकार का रासायनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा, और अन्य किसी भी प्रकार के जो बीज हैं, जो मॉडर्न बीज हैं, जो विशेष स्पेशलाइज्ड बीज हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा। 60s में 70s में हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी कि भारत के अंदर में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था। आज वो समस्या नहीं है। आज की जो समस्या है वो ये है कि हमारे फूड चेन में, हम फूड चेन समझते हैं सभी लोग, है ना, इसमें उसे समझाने की आवश्यकता। यस सर। हमारी फूड चेन में जो खेती के कारण, खेती के अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल होता है, चाहे इंसेक्टिसाइड के तौर पर, चाहे फर्टिलाइजर के तौर पर, वो हमारे फूड चेन में घुस गए हैं। हमारे पानी के अंदर में ये इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल मिल चुके हैं, हमारे सॉइल में मिल चुके हैं, हमारे शरीर में, बॉडीज में मिल चुके हैं। हमारे जो मिल्क है, इवन ब्रेस्ट मिल्क में, ये जो छोटे बच्चे को दूध पिलाती हैं माताएं, उनके सर इसको परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं ना? परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट जो एक बार फूड चेन में चले जाते हैं तो वो परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट का एक कॉन्टेक्स्ट अलग है, वैसे थोड़ा सा स्लाइट अलग है, उसमें अभी नहीं जाते। पहले अभी हम ये जो नॉर्मली भी जितने भी ये इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे शरीरों में पहुंचते रहते हैं, और फूड चेन में ये मल्टीप्लाई भी होते हैं। जैसे घास के अंदर में 0.01% मात्रा में अगर कोई चीज होगी, तो बकरी में वो कितनी हो जाएगी, जो बकरी या जो भी मुर्गी जो भी उसे खा रहा है, तो उसमें ये जो पॉल्यूटेंट है इसकी मात्रा 0.1% हो जाएगी। उसको कंज्यूम करने में ये पॉल्यूटेंट इंसेक्टिसाइड की मात्रा 1% हो जाएगी। तो ये जो मात्रा है ये लगातार इनकी बढ़ती है, इतनी नहीं बढ़ती जितनी मैंने बताई, पर ये मात्रा ज्यादा है, एक्यूमुलेट होने के कारण वो मात्रा और ज्यादा बढ़ती है। तो ये हमारे लिए खतरा है, और इसमें कई सारे इसके दुष्प्रभाव भी हैं, और कुछ ऐसे प्रभाव है जो हमें पता नहीं है। तो आज के समय में जब हमारे पास फूड पर्याप्त है, तो लोगों का रुझान ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की ओर, जिसके माध्यम से ऐसा खाना उगाया जा सके जिसमें ये सब केमिकलों का इस्तेमाल ना होता हो, ऐसे मॉडर्न बीजों का इस्तेमाल ना होकर जो ट्रेडिशनल बीज हैं उन्हीं का इस्तेमाल होता हो, ऐसी खेती को दोबारा बढ़ावा देने की मांग, जरूरत बाजार को महसूस हुई, और वहीं से ये चीज शुरू हुई जिसको हम ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं। ऑर्गेनिक खेती का उद्देश्य है जिसकी हम इस खेती में केमिकल्स का, ठीक है, किसी भी फॉर्म में जो हम केमिकल या और माध्यम इस्तेमाल करते हैं, जो तरीके इस्तेमाल करते हैं, उनको ना इस्तेमाल करके हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल नॉलेज है, चाहे हमारे ट्रेडिशनल इंसेक्टिसाइड हो, फर्टिलाइजर्स हो, उन्हीं का इस्तेमाल करें और उन्हीं को उगाकर हम अपने लिए खाना उगाएं। तो यही ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक अलग मिशन है जिसका नाम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये सेंट्रल की स्कीम है, केंद्र की योजना है, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर, वहां पर इसको कैसे विकसित किया जाए,
और ये जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर कौन सी हैं? 7 सिस्टर्स, 7 उत्तर पूर्व की राज्य है, 7 नहीं इसमें 8 हो गए वैसे उत्तर पूर्व में, हम 7 उनको लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो इन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम काम कर रही है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। आगे बढ़ते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब ये क्या है? हेल्थ कार्ड का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप लोग परिचित होंगे। यस सर, आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाया गया है। क्या होता है हेल्थ कार्ड? 5 लाख का वो कार्ड देते हैं वो पर फैमिली को। नहीं खैर, वो तुम आयुष्मान भारत वाले ही एक से मत देखो। हेल्थ कार्ड अपने आप में एक चीज होती है। अगर आप प्राइवेट डॉक्टर के पास भी जा रहे होगे तो वो भी आपको हेल्थ कार्ड दे सकता है, या बच्चों के हेल्थ कार्ड बनते हैं। हेल्थ कार्ड का कंसेप्ट है, जैसे तरह के हम बारे में लिखा रहता है। जब इलाज कराने जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जब डॉक्टर आपसे आपका इलाज शुरू करता है तो वो आपके बारे में जानना चाहता है, आपको कौन सी बीमारी कब हुई, आप कहाँ पैदा हुए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो डॉक्टर के काम की हो सकती है। उसमें हर चीज महत्वपूर्ण है, आपका लिंग, आपकी आयु, आप किस जगह के रहने वाले हो, हर चीज, एक छोटी छोटी बात, आपको कब कौन सी बीमारी हुई, कब टीका लगा, कितना आपका कुल वजन है, जन्म के समय आपका वजन कितना था, कौन सा टीका आपको नहीं लगा, आपकी पुरानी सारी हिस्ट्री उसके लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग जब इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर एक पर्चा बना देता है। जो पर्चे वाला सिस्टम होता है, उस पर्चे वाले सिस्टम की एक लिमिटेशन है कि वो पर्चा जो होता है वो केवल आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखता है, आपके पास्ट को कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखता। डॉक्टर आपको आज की बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में देखता है। आप गए, आपको पूछेगा कि आपको क्या बीमारी है, आप उसे बताएंगे और वो आपका फटाफट इलाज लिख के आपको भेज देगा। जबकि हेल्थ कार्ड इससे अलग है, वो आपका एक ओवरऑल हेल्थ रिकॉर्ड है, पीछे से आपने कब कब किया क्या किया, उस सब का एक रिकॉर्ड बनाते जाना है हेल्थ कार्ड। तो ये इंसानों के आजकल हेल्थ कार्ड बनते हैं जिसमें उनका पूरा स्वास्थ्य का विवरण, ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि वो जानना चाहेगी कि भाई ये आदमी कब कब बीमार पड़ा। तो जो आदमी ज्यादा बीमार पड़ता है उससे वो ज्यादा इंश्योरेंस फी ले लेगी, और जो कम बीमार पड़ता है उससे वो कम इंश्योरेंस फीस लेगी। अब जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इसी चीज को सॉइल के ऊपर लागू करना, यही जो हेल्थ कार्ड है वो सॉइल का हेल्थ कार्ड बनाना, जो हमारी मृदा है। क्यों जरूरी है सॉइल हेल्थ कार्ड? क्योंकि सॉइल की भी अपनी, सॉइल भी हमारी तरह जीवित जीव, मतलब एक तरीके से लिविंग टाइप की चीज है, वो भी बदलती है। हमने बात की थी, उसे आवश्यकताएं होती हैं, उसके भी अपनी न्यूट्रिएंट आवश्यकताएं हैं। NPK हमने बात किया था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी उसे आवश्यकता होती है। तो इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जाए कि हमारी सॉइल की उस समय क्या कंडीशन थी, 2015 में क्या थी, 2000 में क्या थी, और आज 2021 में क्या कंडीशन है। अगर हमें ये एक रिकॉर्ड रहेगा तो किसी भी वैज्ञानिक को, किसी भी सॉइल के डॉक्टर को उसे उसको समझने में आसान रहेगा और वो उसको बेहतर तरीके से सजेस्ट कर सकता है। ये स्कीम राजस्थान में 2015 में लागू हुई थी, शुरू हुई थी, जिससे जो हमारे सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस है कि क्या स्थिति है उसकी, उसकी जानकारी किसान को मिल सकती है, उसकी पैदावार क्षमता। ये कार्ड 3 साल में हर बार बनाए जाते हैं, और जिसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कि हमारे खेत में किस तरीके की कमी है, हर खेत दूसरे खेत से अलग है,
ठीक है, उसकी आवश्यकताएं अलग है। जैसे इंसानों की आवश्यकताएं अलग होती हैं, ऐसे ही हमारे सॉइल की आवश्यकता या खेत की आवश्यकता भी अलग हो सकती है। कोई आदमी जिसमें प्रोटीन की कमी हो सकती है, किसी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है, किसी के अंदर विटामिन की कमी हो सकती है, किसी में मिनरल्स की कमी हो सकती है। ऐसे ही सॉइल के साथ भी होता है। तो यही जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये पूरे भारत भर के लिए ये शुरू किया गया कि ठीक है, इसको हम पूरे भारत में चालू करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा अंडर मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत यही सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। सर ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है, तो इसके अंदर ये आ सकता है क्या, स्टबल बर्निंग वाला? स्टबल बर्निंग, स्टबल यस सर, बर्निंग, पराली। पराली इज अ पोल्यूशन इशू। हाँ, तो पराली, उसको वो करने के लिए, कम करने के लिए जो कर रहे हैं, वो सब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आ सकता है? कह नहीं सकता, आई एम नॉट श्योर कि आएगा या नहीं। पर हाँ, एक इनडायरेक्ट तरीके से हम रख सकते हैं, जो उसमें जो हेलो सर। इन्वेस्टमेंट लगेगी। हेलो सर। हेलो हाँ जी, सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये जो मतलब अभी जो बताए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सर इसमें बजट फिक्स होता है या वो मतलब बदलते रहता है सर? जितनी भी स्कीम्स होती है, ना केवल इस स्कीम का, जितनी भी स्कीम होती हैं, उनका लगभग सालाना बजट तय होता है। हर साल बजट तय होता है कि हम इस स्कीम में, किसी स्कीम में हम बजट बढ़ा देते हैं, किसी स्कीम का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया उसे कम कर देते हैं, या राजनीतिक कारणों से भी ऐसा होता है। कोई नई सरकार आई, वो उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, तो बजट को चेंज कर देती है। तो ज्यादातर स्कीम्स का जो बजट होता है वो सालाना रूप से बदलता है। अच्छा, अगली स्कीम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक, तो हमारी जो फसल है, हमारे जो किसान है, किसान की एक बड़ी भारी समस्या है कि वो किसान तमाम तरीके के, उसने फसल उगाई, आप किसान हैं, आपने बढ़िया फसल उगा ली है, अच्छी फसल हो गई है, परंतु किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण आपकी फसल को नुकसान हो सकता है, किसी बीमारी के कारण नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में जो हमारा किसान होता है, अगर कोई आपदा आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी, ओला पड़ गया, ठीक है, बहुत अच्छी फसल हमारे किसानों की बहुत बार हो जाती है और बिल्कुल फसल तैयार हो जाती है, और एंड में पता चला जब फसल काटने से 15 दिन पहले, महीना भर पहले ओले पड़ गए, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन आ गया, सारी फसल तबाह हो गई। अब जो है किसान क्या करेगा, उसने बेचारे ने साल भर उसमें क्या क्या खर्चा किया है, उसने उसमें पैसा लगाया, जेब से पैसा लगाया, बीज खरीद के लाया था, खाद लाया था, उसमें काम जितना कराया, खुद मजदूरी की, उतना सारा पैसा लगाया, और एक अचानक जो है साइक्लोन आने से, ओले पड़ने से, वो जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट थी, मतलब वो तो उम्मीद कर रहा था कि चलो कुछ बदले में भी मिल जाएगा, मुझे कुछ रिटर्न मिलेगी, कुछ प्रॉफिट भी छोटा मोटा हो जाएगा, ताकि मैं अगले साल अपना घर का खर्च चला सकता हूँ। वो सब छोड़िए, वो जो उसकी जेब में पैसा था, जो सेविंग थी, वो भी चली गई। और ऐसे में बेचारे किसान बहुत बार, मुझे लगता है, ऐसी समस्याओं के कारण वो कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ऐसी नेचुरल कैलेमिटी हो सकती हैं, डिजीज हो सकती है, कोई बीमारी फैल गई, ग्रास ऊपर का, कभी टिड्डी दल आ गया था 1-2 साल पहले, तो वो खा गया। बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं जिससे हमारा किसान, उसकी फसल खतरे में रहती है, और उसको किसी भी प्रकार का एक कुछ इसका उपाय किया जाना चाहिए। अब इसका क्या उपाय हो सकता है?
तो एक उपाय तो ये है भैया, जिसकी फसल का नुकसान हुआ है उसको कुछ हर्जाना दे दो, उसको कुछ पैसा दे दो। तो ये ऐसा हर्जाना सरकार के लिए एक अतिरिक्त भार होता है। ठीक है, सरकार को भी नहीं पता कि भाई कब क्या बीमारी फैलने वाली है, कब साइक्लोन आने वाला है। अब एकदम से साइक्लोन आया और उसने फसलें खराब कर दी। अब किस सरकार के लिए भी एक हेडेक है कि वो कहाँ से इतना पैसा लाए, लोगों का जिनकी फसल का नुकसान हुआ है उनको कैसे करे। तो इसके लिए एक ये तरीका है कि भाई जैसे इंसान के लिए है कि अगर कोई वो बीमार पड़े तो उसके लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, लाइफ इंश्योरेंस ले ले। सरकार धीरे धीरे आज के समय में, बदलते समय में, अपनी जिम्मेदारियां की बजाय लोगों पर ही अपनी जिम्मेदारी डालती कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। तो हेल्थ इंश्योरेंस लो, लाइफ इंश्योरेंस लो। ऐसे ही फसल का बीमा करना कि हम फसल का जो भी क्रॉप है उसको इंश्योर्ड करें, इसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ये, जिससे कि हमारी जो फसलें हैं जिनको नुकसान हो जाता है उनको कवर किया जा सके। ये स्कीम कंपलसरी है इन नोटिफाइड एरियाज, इन नोटिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, जो क्षेत्र निश्चित किए गए हैं उन क्षेत्रों में और उन कुछ खास क्रॉप्स के लिए, अगर वो क्रॉप आप उगा रहे हैं तो उन पर ये बीमा लेना एक तरह से अनिवार्य है। इसमें जो किसान होता है उसको भी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करेगी, प्रीमियम पर। ठीक है, वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है, वो एक प्रीमियम चार्ज करती है कि आप हमें इतने पैसे दे दीजिए। मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, आप चाहते हैं 100 रुपए की चीज का इंश्योरेंस कराना, तो वो आपसे क्या कहती है, कुछ परसेंट दे दो सर उसका। 50% प्रीमियम। 50% तो खैर ज्यादा हो जाएगा, पर ये होता है कि कभी 1%, कभी 2%, 3%, इतना वो पैसा आपसे ले लेती है। क्यों, जैसे गाड़ी का हम इंश्योरेंस कराते हैं तो आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो कहेगा कि ठीक है 10,000 रुपये दे दो, 1% पैसा हमें दे दो। उसको ये पता है कि गाड़ियां ऐसे नहीं है ताकि सारी गाड़ियां एक साथ ही टूट फूट जाए। निश्चित रूप से कुछ गाड़ियां टूट फूट जाती हैं पर सभी गाड़ियां एक साथ नहीं हो सकती। तो वो इस चीज की कैलकुलेशन करता है कि कितनी गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं और उन एक्सीडेंट को वो कैसे पूरा कर सकता है। तो ये तरीके को वो इस्तेमाल करता है। यही वो खेती के लिए भी कर लेता है और कुछ प्रीमियम तय कर देता है कि कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा, जिसमें 1.5%, 2% और 5% प्रीमियम जो अलग अलग क्रॉप्स हैं उनके लिए तय किया गया है। ठीक है, रबी की क्रॉप के लिए 1.5%, खरीफ की क्रॉप के लिए 2% और हॉर्टिकल्चर और कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5%। इस प्रीमियम का कुछ अमाउंट, ठीक है, जो प्रीमियम दिया जाना है इसका कुछ हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडाइज किया जाता है। मान लीजिए हमने फसल का बीमा कराया, 5,000 रुपये बीमा के जमा करने। अब किसान के पास तो 5,000 रुपये ही नहीं है, वो कहाँ से करेगा। तो सरकार ही कहती है कि ठीक है हम 4,000 रुपये हम जमा करते हैं, 1,000 रुपये आप जमा करो, आप अपनी फसल का बीमा कराओ और अगर कोई दिक्कत होगी तो अपना उसको एनकैश करो। जिसमें जो जो लॉस कवर्ड है, क्या क्या चीज कवर की गई है फसल बीमा योजना में, नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क, ऐसी चीजें जिसको बचाया नहीं जा सकता, जैसे फायर, स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, ओला जो होता है, साइक्लोन, इनंडेशन यानी बाढ़, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी इसके अंदर कवर किया गया है। यानी कि जब हम फसल काट लेते हैं, हमने फसल काट ली, उसके बाद भी नुकसान हो सकता है तो उनको भी इसके अंतर्गत कवर किया गया है। इस काम के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि क्रॉप लॉसेस का जल्दी से जल्दी एस्टिमेट
बनाया जा सके। जैसा हमने कहा था कि अगर हमें अपने क्षेत्र में क्रॉप को जानना है कि कितनी फसल बोई गई है, तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम जो है एक एक एरिया को नापें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आज बहुत अच्छी हमारे पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है, ड्रोन्स मौजूद हैं, तो इनके जरिए से हम जल्दी से जल्दी इस बात का आकलन कर सकते हैं कि हमारा किसानों को कितना क्रॉप लॉस हुआ है, कितना नुकसान हो रहा है। तो जो हमारी ये फसल बीमा योजना है, इसमें कुछ कुछ जो कंसर्न्स हैं, जो चिंता के विषय हैं, वो हैं कि हमारे जो ये स्कीम है इसके अंदर बैंकों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, जो बैंक हैं वो इंश्योरेंस दे रहे हैं, प्राइवेट बैंक हैं। दूसरा है कि किस तरह से हम जो क्रॉप लॉस का असेसमेंट, कि कितना नुकसान हुआ आपकी खेती का, ये असेसमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, तो किसान चाहेगा कि भाई मेरे फील्ड के, मेरे खेत में कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा लगाया जा सके। और तीसरा है कि किसान, जो कंपनियां होती हैं, वो बहुत बार आपकी सिबिल में, आपने मान लीजिए कहीं इंश्योरेंस लिया, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस कराकर आपको किसी कारण से उस इंश्योरेंस का पैसा लेना पड़ा। दो चीजें हो सकती है ना, आपने किसी का इंश्योरेंस कराया, आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने उस इंश्योरेंस कंपनी से कभी पैसे मांगे ही नहीं। दूसरा हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस का पैसा मांगना पड़ा, आपको नुकसान हुआ, आपकी फसल खराब हुई, आपने क्लेम लगाया कि हाँ जी मुझे पैसा दिया जाए। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, आपके सिबिल में आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है, सिबिल एक क्रेडिट स्कोर होता है जिसके जरिए से बैंक ये जानती है कि आपका क्रेडिबिलिटी कितनी है, आपको लोन देने में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो वो क्रेडिट स्कोर आपका खराब कर देता है यदि आपने इंश्योरेंस अवेल किया, जो कि गलत है। क्योंकि अगर आपका गाड़ी का हेलो सर। एक्सीडेंट हो गया या आपकी फसल का नुकसान हो गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, परंतु इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा और आपको अगर आगे कभी लोन की आवश्यकता है तो वो लोन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। हेलो सर। आप बोलिए। सर जैसे बोल रहे सर, बैंक से वो सिविल जैसे देखता है मतलब लोन देने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट है जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन लोन लिया है और वो थोड़ा उसमें जो रिपेमेंट टाइम में थोड़ा देरी कर देता है, बाद में उसका गवर्नमेंट जॉब, अच्छा गवर्नमेंट जॉब हो जाता है और पहले से उसका सिविल जो है वो खराब हो चुका है, तो क्या बैंक उस टाइम उसको लोन दे पाएगी? नहीं देखिए, हाँ ये एक तरीके के नंबर है, आपके कितने नंबर उसमें आए। तो क्रेडिट स्कोर आपका जो होता है वो खराब हो जाता है निश्चित रूप से, और वो आपकी हिस्ट्री में ऐड हो जाता है। तो पर जैसे आपने बात की कि आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो गया, तो वो बढ़ भी जाता है, वो फिक्स नहीं होता है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये वही योजना है जो अभी हमने पहले बात की थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के समय में अंतरराष्ट्रीय जगत में जो रिलेटिवली वेल ऑफ क्लासेस हैं उनमें ऑर्गेनिक फूड की मांग काफ़ी बड़ी है। ठीक है, वो लोग इस बात के लिए अपनी सेहत को लेके बहुत कंसर्न हैं, तो वो ऑर्गेनिक फूड ही चाहते हैं। तो ऐसे में भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऑर्गेनिक फूड को, किसानों के पास एक मौका है ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अपनी आय को बढ़ाने का। तो उसी के लिए परंपरागत स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना काम करती है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है।
क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, जैसा हमने पहले बात किया था, एक विशेष एरिया के अंतर्गत बहुत सारे सिमिलर तरीके के काम करने वाले लोगों का क्लस्टर बनाया जाता है। अगली स्कीम जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है ई नाम। ये नाम भी हमने सुना होगा। सर वो ऊपर वाला जो था उसके सबसे लास्ट वाले लाइन का मतलब क्या होगा? परंपरागत। कौन सी वाली? There is no liability for farmers for expenditure on certification. ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक विशेष आवश्यकता होती है। अच्छा है कि आपने ये पॉइंट रेज किया, मेरे को मिस नहीं करना चाहिए था। ऑर्गेनिक फार्म, कोई भी चीज ऑर्गेनिक है। आप खरीदने गए सब्जी, लट से आलू खरीदने गए, आपको आलू खरीदना है। आपने सोचा कि यार मेरे पास काफी पैसे हैं, मैं ऑर्गेनिक आलू खरीदूंगा जिसमें कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना हो। अब वहां पर दो तीन तरीके के आलू रखे हुए हैं, तीनों एक जैसे ही दिखते हैं लगभग। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा आलू ऑर्गेनिक है? एक आलू है जो कि ऑर्गेनिक है, वाकई में ऑर्गेनिक, मतलब किसान ने उसे उगाने में किसी भी तरीके का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, कोई इंसेक्टिसाइड, कोई बीज इस्तेमाल नहीं किया। ठीक। एक आलू नॉर्मल, जैसा हमारा जो नॉर्मली आलू ट्रेडिशन जो आज के समय की खेती है उस हिसाब से उगाया जा रहा है। एक तीसरा आलू है जो कि है तो ट्रेडिशनल, पर उस पर किसी ने ऑर्गेनिक का लेबल लगा दिया है। उसने कहा कि ये आपको कैसे पता, उसको थोड़ा चालाक इंसान है, तो उसने क्या करा, उसके ऊपर ऑर्गेनिक का निशान लगा दिया है। वो कह रहा है कि ये ऑर्गेनिक आलू है, और हमारे पास तीन तरीके के आलू है। आपको कैसे पता चलेगा? आप पैसा भी ज्यादा दे रहे हैं, जहां आलू की कीमत 20 रुपया है, 40 रुपया किलो आलू खरीद रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आलू ऑर्गेनिक है? कोई कंपनी या सरकार उसे सर्टिफिकेट देती है ना, एक फार्मर को। सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है कि ये जो फसल है ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई है। अब ये जो सर्टिफिकेट है कंपनी देगी। अब कंपनी कोई भी चीज फ्री क्यों देगी? वो कहेगी कि हमें भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसे फसल के शुरू होने से लेके एंड तक उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए कुछ चार्ज लेती है सर्टिफिकेट जारी करने के लिए। अब अगर मान लीजिए इसके पास सर्टिफिकेट है तो पक्की बात हो गई कि भाई ठीक है, ये आलू सही आलू है, मैं यही आलू खरीद लूंगा, मुझे पता है। ये आलू कह तो रहा है कि ऑर्गेनिक है, परंतु ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं इसे नहीं खरीदूंगा। ये आलू तो बेचारा कह ही नहीं रहा कि मैं ऑर्गेनिक हूं, तो मेरे लिए ये सही आलू है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है इसकी कीमत भी लगेगी, परंतु इस स्कीम के तहत जो सर्टिफिकेशन की कॉस्ट है वो सरकार बियर करेगी। किसान को उसके लिए कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी इस क्लस्टर बेस्ड परंपरागत कृषि विकास योजना में। ठीक। ओके सर। ई नाम, अगला जिसको बात करें, ई नेशनल ई नाम नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ठीक है। ये क्या है? हमारे किसानों की एक बड़ी समस्या क्या है? मैं बार पहले दिन से हम सभी इस बात पर बात करें, किसान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसकी मार्केटिंग है। वो चीज उगा तो लेता है, अच्छी चीज उगाता है, अच्छा अनाज उगाता है, अच्छी फसल पैदा करता है, परंतु उसको उसके दाम अच्छे नहीं मिल पाते हैं। उसी के प्रोडक्ट को कोई और बेच के बहुत अच्छे दाम कमा लेता है। टमाटर उसको मिलता है 5 रुपए की, वही टमाटर आगे जाकर 50 रुपए किलो में बिक जाता है। कैसे बिक जाता है? क्यों बिक जाता है? कैसे बिक जाता है? सर शॉर्टेज हो जाता होगा सर प्रोडक्ट का।
किसान से कम दामों पे खरीद के कंज्यूमर को अधिक दामों पे बेच देना। नहीं वो तो ठीक है, वो तो सर बेसिक फिनोमेना सर है। भंडारण के कारण हो जाता है सर, मतलब चीज टमाटर का शॉर्टेज हो जाने के बाद वो मैक्सिमम हो जाता है। तो किसान को मार्केटिंग नहीं आती, उसकी इसने आती है। हाँ, उससे बेचनी नहीं आती, उसे बेचना नहीं आता। सिर्फ बाकी की वैल्यू से मार्केटिंग वैल्यू होगी आगे। प्रोडक्ट वैल्यू को बिल्कुल ठीक आपने जो कहा कि उसे मार्केटिंग करनी नहीं आती, उसे खेत में टमाटर उगाना आता है, टमाटर कैसे उगाना है, टमाटर कैसे क्या चीजें करनी, वो सब आता है, पर बेचारे को मार्केटिंग नहीं आती। और यहाँ पर हम एक किसान की बात नहीं करें, क्योंकि इन आइसोलेशन किसान मार्केटिंग कर भी नहीं पाएगा। आपका छोटा सा 1-2 बीघे का खेत है, उसमें क्या मार्केटिंग कर लोगे? परंतु अगर एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ी स्पेशलाइज्ड कंपनी है, रिलायंस कंपनी उसी टमाटर को खरीद लेती है और बहुत अच्छे दाम में बेच लेती है। कैसे बेच लेती है? सबसे पहले वो क्या करेगी, बढ़िया बढ़िया से टमाटर ढूंढेगी, ठीक है, उसमें जो थोड़ा थोड़ा खराब टमाटर होगा, मान लो 2 में से 2% 4% टमाटर खराब है, तो उसे हटा देगी, निकाल देगी, ठीक। फिर सारे तरीके के टमाटरों को सॉर्ट करेगी, जो बढ़िया बढ़िया टमाटर है उनको अलग करेगी, फिर सेकंड ग्रेड करेगी, थर्ड ग्रेड करेगी, फिर उस मार्केट के लिए बढ़िया से एक दुकान ढूंढेगी, ठीक, जो रिलायंस स्टोर बनाएगी, वहां पर अच्छी बढ़िया सी लाइटें लगाएगी, एसी वेसी लगा देगी। अब पब्लिक वहां पर उसी 5 रुपए के टमाटर को 50 रुपए में खरीद के खुशी खुशी लेके जाएगी और कहेगी देखो रिलायंस स्टोर में कितना अच्छा टमाटर मिलता है। ये रियल लाइफ कहानी है, ठीक, कोई मैं कहीं की बनी बनाई कहानी नहीं बना रहा हूं। तो इसमें रिलायंस क्या कर रहा है? रिलायंस 45 रुपए प्रति किलो किस बात के कमा रहा है? केवल मार्केट पैकिंग और मार्केटिंग करनी आती है, ब्रांडिंग करनी आती है, उसने टमाटर पर मिट्टी धो दी, उसे साफ कर दिया, उसमें चमका दिया, बढ़िया लाइट के अंदर रख दिया, स्टोर कर दिया, तो वो देख के अरे वाह कितना सुंदर टमाटर है, चलो इसे खरीद लेते हैं, कितनी हेल्दी टमाटर है। होगा वही टमाटर, कोई अलग टमाटर नहीं है, रिलायंस का अपना कोई खेत तो है नहीं, परंतु दिस इज मार्केटिंग। तो बेचारे किसान की एक बड़ी प्रॉब्लम है मार्केटिंग की, उसे मार्केटिंग नहीं आती है, इसके कारण उसको सही दाम नहीं मिल पाते। और इस मार्केटिंग में केवल सजावट ही नहीं है, कनेक्शंस इंपॉर्टेंट है। रिलायंस को ये पता है कि प्रोड्यूसर कौन है, रिलायंस को ये पता है कि कंज्यूमर कौन है, उन दोनों को जोड़ देना है। अब बेचारे किसान की समस्या ये है, उसे प्रोड्यूसर तो पता है, उसको अपने किसान भाई तो पता है, खरीद कौन लेगा उसे नहीं पता। वो बेचेगा भी तो क्या करेगा, अपने गांव के बाहर बेचने की कोशिश करे, अपने गांव के बाहर जो है बेचने की कोशिश करेगा। गांव में उसे टमाटर के दाम अच्छे देने का कोई मिलेगा नहीं, मिलेगा, वहां तो सबके पास अपने अपने टमाटर हैं, कोई नहीं खरीदेगा उससे टमाटर। पर अगर किसान थोड़ा समझदार है, जैसे आजकल कुछ कुछ समझदार किसान हो भी जाते हैं, बेचारे अपने ठेला गाड़ी में भर लेते हैं और उसी चीज को जो उनके अपने एरिया में शायद 10 रुपए किलो ना मिले, छोटे छोटे आसपास के शहरों में ले जाते हैं, टाउन्स में ले जाते हैं। नोएडा में भी मैंने बहुत बार देखा, लोग गाड़ियों में भर के कोई गुड़ बेचता है, कोई कुछ और, तो वो 10 रुपए की चीज जो वहां 10 रुपए की बिकेगी, वो यहाँ पर 20 रुपए किलो आराम से बेच देते हैं। तो ये भी एक तरीके का, तो ये जो समझदार किसान है उसे मार्केटिंग थोड़ी सी आती है, पर हर आदमी ये नहीं कर सकता। अगर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें जहां हर किसान के पास ये सहूलियत हो कि वो बेहतर मार्केटिंग कर सके, तो कितना अच्छा हो जाएगा। अमेजन हमारे लिए क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट और स्विगी ये सब कर क्या रहे हैं? दे आर जस्ट प्लेटफॉर्म्स जो आपकी कंज्यूमर की जरूरतों को पूरा कर रहा है। तो अगर हम इसी जरूरत को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसान के लिए एक ट्रेडिंग पोर्टल बना दें, हमें भी पता चल जाए कि भाई वहाँ ये जो टमाटर है वो 20 रुपए किलो मिल रहा है, तो मैं क्या 50 रुपए किलो रिलायंस स्टोर से टमाटर खरीदूंगा? मैं तो नहीं शायद खरीदना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। जो चीज मेरे को 20 रुपए किलो मिल रही है 20 रुपए किलो प्रेफर करूंगा। तो अगर हमारे पास ऐसा भी कोई, जैसे इन्होंने कौन सा बनाया है, ऑफिस नहीं कुछ बनाया है ना, जो सब्जियां वगैरह बेचते हैं, गूफर
और क्या So क्या groupers. ग्रोफर्स वगैरह ग्रोफर्स। जो ये करती। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म किसानों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बने तो उनको अच्छी दाम मिल सकते हैं, पर क्योंकि सरकार का सिस्टम है, सरकार के तरीके से चलता है, तो इसी तरीके का ये सिस्टम ई नाम बनाया गया, जिसको कि एपीएमसी मंडियों के स्थान पर टेकअप किया जा सके। यहाँ वर्चुअल तरीके से मंडियों को जो है, जो उसके ग्राहक है उनके साथ जोड़ा जाता है ई नाम पर। ये जो चलाया जाता है, इसको चलाने के लिए ATIF एग्रीकल्चर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसका पैसा इस्तेमाल किया जाता है और इसको स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर एक मामूली सी फीस होलसेल परचेजर को पे करनी पड़ती है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें कुछ और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम जो आपका सवाल था, ये इससे संबंधित है कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है उसको इजी करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, कि हमारे किसान अपना अपना सर्टिफिकेट, कंपनियां अपनी अपनी हाई कॉस्ट लगा देंगे, उनसे कैसे उनको बचाया जा सके। तो इस स्कीम के तहत, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के तहत, जो उनका फूड है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसको सर्टिफाई किया जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। यहाँ एक लोगो, इस सर्टिफिकेट पे एक डॉक्यूमेंटेड लोगो और एक स्टेटमेंट रहेगी कि ये जो व्यक्ति है ये हमारी इस पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम का हिस्सा है। तो ये हो गई हमारी पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, जिसकी अभी हमने बात की थी। उसी सर्टिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए कि हमारा किसान उस सर्टिफिकेशन को खरीद सके, उसे अफोर्ड कर सके, इसके लिए ये काम करती है। ये सब इसकी और चीजें हैं, ये मैं स्किप कर देता हूं। स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम, जो छोटे छोटे किसान हैं उनका एग्री कंसोर्टियम, एग्रीकल्चर कंसोर्टियम, ठीक है। ये 1994 में, 1994 में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करके कि छोटे किसानों का ये कंसोर्टियम बनाया गया, जिससे कि एग्री बिजनेसेस को प्रमोट किया जा सके। इसके जो बेनिफिशियरी हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फार्मर्स हैं, जो प्रोड्यूसर ग्रुप हैं, किसानों के जो कॉमन ग्रुप्स हैं, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरी फर्म, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब इसके पार्टिसिपेंट बन सकते हैं और बेनिफिशियरी बन सकते हैं। इसके द्वारा कुछ वेंचर कैपिटल असिस्टेंस और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी प्रदान की जाती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये हमने बात की थी 10-8-4, मैंने 10-8-3 बोल रहा था। अच्छा, कोरस उसके लिए 3 ही है, ठीक है। ये 4 दालें हैं, ठीक। तो फूड सिक्योरिटी मिशन क्या था हमारा, कि कैसे हमें अपनी कुल पैदावार को, चावल की, गेहूं की, दालों की और मोटे अनाज की, और फिर बाद में कॉमर्शियल क्रॉप्स की पैदावार को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए ये फूड सिक्योरिटी मिशन लागू किया गया था। इसके अंदर 10 मिलियन टन चावल, वीट को 8 मिलियन टन, दालों को 4 मिलियन टन और मोटे अनाज को 3 मिलियन टन बढ़ाना था। 10-8-3, ठीक है।
और ये स्कीम से जिससे कि हम अपने जो फूड सिक्योरिटी स्कीम एक्ट है उसमें लोगों तक समुचित मात्रा में खाना भोजन प्रोवाइड करा सकें। इसके अंतर्गत हाई यील्ड सीड्स, उच्च पैदावार वाले बीज, फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक है, मशीनीकरण और पेस्ट मैनेजमेंट, जो कीट और कीड़ों का मैनेजमेंट है उसके ऊपर काम किया गया फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो हमारे किसान हैं उनकी एक बड़ी आवश्यकता है सिंचाई की, पानी इरिगेशन की। तो इस स्कीम के तहत जो इरिगेशन कवरेज है, जो जहाँ की सिंचाई का कवरेज है उसे बढ़ाया जाए। हमारे देश में अभी भी अधिकांश खेत इरिगेशन से कवर्ड नहीं है, बल्कि दे डिपेंड ऑन मॉनसून। बारिश के अलावा उनके पास कोई और सिंचाई का साधन नहीं है। तो ऐसे में हमारी आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया को हम इरिगेशन कवर्ड बनाएं। पानी की का जो इस्तेमाल है उसे ज्यादा एफिशिएंट बनाए, ये दूसरा काम है। पहला तो एरिया बढ़ाया जाए, दूसरा काम इसके अंतर्गत किया जाएगा कि जो पानी, जिस तरह से हमने अभी कल बात की थी शायद माइक्रो इरिगेशन की, कि उतने ही पानी से हम 2.5 गुना या 3 गुना खेत को इरिगेट कर सकते हैं यदि हम स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें तो 5 या 7 गुना खेत को हम पानी दे सकते हैं। 5 मतलब अगर हम मान लीजिए 1000 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं तो उतने ही पानी से हम 5 गुना ज्यादा खेत में पानी लगा सकते हैं अगर हम बेहतर तरीके से अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सोर्स क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, फील्ड एप्लीकेशन, ये सब करने की आवश्यकता है। इस स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, जो पुरानी कुछ स्कीम्स थी जो इरिगेशन संबंधित पहले की स्कीम थी उनको मर्ज किया गया। वो स्कीम्स थी एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। जब हम तैयारी करते थे तो इसको याद करते थे AIBP, ठीक है, वाटर रिसोर्स मंत्रालय का ये एक स्कीम है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो इसको भी इसमें IWMP, इसको इसमें मर्ज कर दिया गया। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, इस स्कीम को भी इसके अंदर मर्ज किया गया है। इस स्कीम को इन जो है स्टेट इरिगेशन प्लान और डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान के माध्यम से डिसेंट्रलाइज तरीके से वो किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। इस स्कीम के लिए माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड, जो हमने बात की थी कि माइक्रो इरिगेशन को हमें प्रमोट करना है, तो उसके लिए फंड बनाया गया जिसमें 5000 करोड़ रुपए नाबार्ड के माध्यम से इसमें माइक्रो इरिगेशन के लिए लगाए जाएंगे। और ये फर्दर सप्लीमेंट करेगी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट है, ये PDMC, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो एक हिस्सा है उसको ये और मजबूत करेगा। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। ये हाँ, इसको ये बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसा ही है, ठीक है। ये नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट, निकरा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट रेजिलिएंट मतलब ऐसी खेती जो मौसम के दुष्प्रभावों को सहन कर सके। रेजिलियंस का मतलब होता है जिसके अंदर सहन करने की, सोख लेने की क्षमता अच्छी हो,
ठीक है, तो रेजिलियंट, किसी मुसीबत का सामना करने की कितनी क्षमता है। तो क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव राष्ट्रीय स्तर का निकरा इनिशिएटिव है, जिसका मेन काम है, ठीक है, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ये सप्लीमेंट करेगा। इसके मेन उद्देश्य है रिसर्च, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो स्ट्रेटेजिक रिसर्च, हमें कोर रिसर्च करनी होगी कि कैसे हम फसलों को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, उन पर रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसी फसलें ढूंढनी पड़ेंगी जो क्लाइमेट के प्रभाव को सहन कर सके। उस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट लोगों तक पहुंचाना होगा और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी कि लोग उस तरीके की खेती को, बीजों को इस्तेमाल कर सकें। ये निकरा कार्यक्रम ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट ऑफ एंड मैन-मेड रिसोर्सेज के लिए से बनाया गया है, ताकि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो क्लाइमेट के दुष्प्रभाव का सामना कर सके। इसके 4 हिस्से हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं। ये जैसे अभी ऊपर बात किया था, स्ट्रेटेजिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, कृषि कैपेसिटी बिल्डिंग और स्पॉन्सर्ड कॉम्पिटिटिव रिसर्च टू फिल क्रिटिकल गैप। तो ये निकरा के तहत, तो निकरा भी हमारे इसी उद्देश्य के लिए काम कर रहा है कि कैसे हम ऐसी खेती कर सकें जो क्लाइमेट का सामना कर सके। इसके लिए हमें बहुत सी रिसर्च और फिर लोगों तक उस नॉलेज को पहुंचाने की जरूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र, हमारी खेती में एक बड़ी फंडामेंटल कमी है कि हमारी खेती गैर वैज्ञानिक है या कम वैज्ञानिक है। ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति हमारे खेती में होनी चाहिए। तो इसी के लिए जो एग्रीकल्चर सेंटर है ICAR के, अब हम कह सकते हैं ये जितने हमारे वैज्ञानिक संस्थान है, जैसे ये एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए एक डेडिकेटेड संस्थान है, परंतु ये लोगों को बहुत विशेष किसानों की सहायता नहीं कर पा रहा है। इसका कारण ये कह सकते हैं कि भाई आप तो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई में बैठे हैं और किसान कहाँ है, वो गांव में है। तो ऐसे में उसको पता क्या चलेगा कि आप, अगर आपके पास नॉलेज भी है तो उस तक कैसे शेयर होगी। तो उसी के एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सेंटर बनाए जाएं। ICAR अपने छोटे छोटे केंद्र बनाए जहां पर वो किसानों को डिफरेंट टाइप के जो फार्म सपोर्ट मैकेनिज्म हो सकते हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराए। ये एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म होगा जो किसानों की टेक्नोलॉजी की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेगा। इसमें NGOs का किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी सिखाई जाएंगी, ट्रेनिंग दी जाएगी NGOs के माध्यम से या फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। और इसके अलावा ये जो केंद्र, कृषि विकास केंद्र, विज्ञान केंद्र हैं, ये स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साथ या किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र जो किसानों को वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं क्लास थोड़ा सा अभी तक ही कर पाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा सुबह एक मीटिंग है, तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और आप लोग भी अपने अपने स्तर पर इसको कर लीजिए, ठीक है। Thank you, sir. Have a good day. Thank you, sir. My pleasure. Thank you.